आदाब, मैं डॉक्टर हशमत हबीब आप लोगों का आज की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। हम आजकल BANC 133 यानी सोशियो एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के में पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा ब्लॉक है वो है ब्लॉक 4, जहाँ पे हम फंडामेंटल्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। असल में एंथ्रोपोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो पोर्शन है दैट इज फील्ड वर्क, उसके बारे में हम आज डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारा ब्लॉक होने वाला है ये होने वाला है असल में फील्ड वर्क के बारे में। तो हम किस हिसाब से अपनी इस एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड वर्क करते हैं, तो ये है आज के हमारे कुछ सब थीम्स जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि एंथ्रोपोलॉजी और फील्ड वर्क का आपस में क्या योगदान है, आपस में क्या रिलेशन है। देखिए, जब से हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी वजूद में आया, मैं थोड़ा बहुत बैक डेट में चला जाऊंगा। जब हमने देखा कि पहले पहले लोगों के मन में ये सवाल उठे कि क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रही हैं, क्यों वेरिएशंस देखने को मिल रही हैं, क्यों लोग एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं, क्यों लोग एक अलग अलग किस्म के ट्रेडिशंस दिखा रहे हैं, क्यों लोग अलग अलग कल्चर्स दिखा रहे हैं, क्यों लोगों के आपस में डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें पहले कुछ ऐसे थ्राइविंग फोर्सेस थे, कुछ ऐसे वजूहात थे जिससे हमें पता चला कि यार एंथ्रोपोलॉजी का वजूद हुआ, इस सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट वजूद में आया, एक सब्जेक्ट बॉर्न हुआ। तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए लोगों ने बहुत अलग अलग किस्म के तरीके अपनाए लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो कुछ लोगों ने फिलहाल ट्रैवलर से इंफॉर्मेशन ली, कुछ लोगों ने मिशनरी से इस्तेमाल इंफॉर्मेशन ली कि आप वहां पे गए थे, कैसे लोग वहां पे रह रहे थे, उनका ट्रेडिशन क्या था, उनके क्या हिसाब थे। ये सारी चीजें असल में देखने को मिली थी, जिनको हम आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम से भी जानते। उसके बाद यही आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट आहिस्ता आहिस्ता वापस फील्ड में चले गए। फील्ड इन द सेंस, देखिए जैसे हम साइंस में देखते हैं तो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स का मतलब होता है कि हम लैब में बैठे हैं, पूरे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। इक्विपमेंट्स के साथ साथ आपके पास सारे केमिकल्स हैं, या आप अगर जूलॉजी के प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, बॉटनी के प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, या आप अगर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, तो एवरीथिंग हैपेंस इन अ लैब। आप एक लैब में बैठे हैं, वहां पे इक्विपमेंट्स लगे हैं, वहां पे आपके पास माइक्रोस्कोप्स वगैरह वगैरह, हर एक चीज जो आपको इस एक्सपेरिमेंट में चाहिए वो आपको एक लैब के अंडर में इंस्टीट्यूट एक जगह पे देख रहे हैं। लेकिन अब अगर आप एंथ्रोपोलॉजी को देखोगे तो ये एक साइंस ऐसा है जहां पे हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने इंसानों के बारे में जानना है, और ये हर एक इंसान के बारे में पढ़ना, हम सारे के सारी चीजों को, सारे के सारे वेरिएबल्स को यहाँ डायरेक्टली लैब में नहीं देख सकते। सो हमारे लिए हमारी जो लैब है, हमारा जो साइंटिफिक अप्रोच है, वो इनसाइड द लैब अप्रोच नहीं होता है, वो होता है आउटसाइड द लैब। हम लोगों को वहीं पे पढ़ते हैं जहां पे वो रहते हैं, उनके हैबिचुअल एरियाज में पढ़ते हैं, उनके काम करने के एरियाज में पढ़ते हैं, wherever they are, but they are outside the lab, outside those four walls, outside those boundaries। वो अपने उस एरिया में बैठे, अपने हिसाब से कमा रहे हैं, अपने हिसाब से खा रहे हैं। कुछ लोग जंगलों में बैठे हैं, जैसे ट्राइबल जंगलों में बैठे हैं, तो उनके लिए वो हमारे लिए, अगर वहां पे जा रहे हैं तो हमारे लिए वो एक लैब है। कुछ लोग अर्बन स्पेसेस में बैठे हैं तो हम वहां पे जाके लोगों को पढ़ रहे हैं, कुछ लोग गांव में बैठे हैं तो हम वहां पे जाके लोगों को पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए हमारी लैब जो होती है ये होता है हमारा फील्ड एरिया। जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, जिस एरिया में आप अपने वो विचारों को ढूंढ रहे हैं, इस बिहेवियर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम डायरेक्टली फील्ड से कलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली हम ये फील्ड से ही ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, हमने पिछले क्लासेस में ऑलरेडी कुछ सीखा कि क्या क्या ट्रेडिशंस हम इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से टूल्स, कौन से टेक्निक्स वगैरह, वो सारी चीजें हमने अंडरस्टैंड की, वो सारी चीजें हमने पढ़ने की कोशिश की। तो यहां पे हम असल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, हाउ वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दोस पीपल। हम कैसे वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और इस फील्ड वर्क का क्या योगदान है एंथ्रोपोलॉजी में, और क्या क्या ट्रेडिशंस है हमारे एंथ्रोपोलॉजी में, कैसे ये वजूद में आया, कैसे ये सारी चीजें देखने को मिली, कैसे हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक ऐसा फील्ड ओरिएंटेड सब्जेक्ट बना।
तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम आपको बैक डेट से लेके डिटेल के साथ आगे लेके जाएंगे, फिर आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि किस हिसाब से ये फ्रॉम दैट आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजी से लेके अब जाके फील्ड ओरिएंटेड एंथ्रोपोलॉजी बना। फिर जाके फील्ड में हमने स्टार्ट किया, वहां पे हम अलग अप्रोच लेके जाते थे, वहां पे हम अलग हिसाब से लोगों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे पहले वी शुड अंडरस्टैंड कि होता क्या है ये फील्ड वर्क। तो हमने देखा कि फील्ड वर्क एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा व्यवहार है जो हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो मैंने बोला कि जब हमारे पास हमारे जो पुराने एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिसमें हमारे पास फ्रेजर वगैरह बहुत सारे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने खुद फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट नहीं किया, वो खुद जाके लोगों को नहीं पढ़े, वो खुद जाके वहां से वो डेटा कलेक्ट नहीं किया। उन लोगों का क्या अप्रोच था? उन लोगों का ये अप्रोच था कि वो घर में बैठे थे या अपने किसी जगह पे बैठे थे और फिर वो जाके बाकी लोगों से उसके बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गया हूं कहीं पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अमेरिका गया, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, तो वहां से वापसी के आम पे मैं बोलता हूँ कि वहां पे लोग ऐसे बैठते हैं, वहां पे लोग ऐसे खाते हैं, वहां पे लोग ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बता रहा हूँ। तो मैं सुन रहा हूँ, हाँ यहाँ पे लोग ऐसे, इनके ट्रेडिशंस ऐसे हैं, इनकी शादियां ऐसी होती हैं, इनके खाने पीने का माहौल ऐसा है। ये सारी चीजें हम वहां पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम वहां पे समझ रहे हैं। तो मैं असल में डायरेक्टली डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं डेटा जो कलेक्ट कर रहा हूं, आई एम जस्ट गेटिंग इट आउट ऑफ द अनदर गाय। मैं एक दूसरे इंसान से या तीसरे इंसान से ये सारा डेटा कलेक्ट करके फिर इसके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर इसके बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर इसको एनालाइज कर रहा हूँ। एनालिसिस के बाद फिर मैं इसको और पब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ या कुछ थ्योरेटिकल अप्रोच लेके सामने आ रहा हूँ। तो ये सारी चीजें मैं असल में खुद नहीं देख रहा हूँ, मैं ये खुद वहां पे जाके अंडरस्टैंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये ऊपर ऊपर से ही दूसरे लोगों से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इस चीज से क्या हुआ, ये भी एक समय था जब एंथ्रोपोलॉजी पहले अपने इनिशियल फेजेस में ही थी। पहले पहले ही हम असल में एक वजूद ही अभी हुआ था, इस एक इन्फेंसी स्टेज में ही था एंथ्रोपोलॉजी। उन दिनों में ही हमारे पास आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट आ गए थे। आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट असल में ये बता रहे हैं कि आर्म चेयर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो चेयर पे बैठे ही नहीं। आर्म चेयर बेसिकली दे आर द पीपल जो अपने एरिया को, अपनी आर्म चेयर को, अपनी चेयर को, अपनी जगह को छोड़ नहीं रहे हैं, वो फील्ड में नहीं जा रहे हैं, वो खुद वहां से जाके डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो क्या कर रहे हैं, अपनी चेयर पे बैठ के खुद ही वो सारा डेटा कलेक्ट वहां से बाकी लोगों से, चाहे मिशनरीज हो, ट्रैवलर्स हो, ट्रेडर्स हो, जो भी हो, मार्केटर्स हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते थे, आते थे, उनसे वो ये टूरिस्ट हो या कोई घूमने जा रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, वहां से वो डेटा कलेक्ट करके वापस आके फिर इससे सुना रहा है। और ये उसी सेकेंडरी डेटा से, यहाँ पे हम इसको एज सेकेंडरी डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड। ये डायरेक्टली इसको खुद फील्ड से नहीं लेके आ रहा है, तो डायरेक्टली फील्ड में जो उन लोगों ने डेटा कलेक्ट किया था, ये उसको एनालाइज करता है, उस डेटा को फिर ये प्रॉपर तरीके से फिर इस्तेमाल करता है अपनी बुक्स में लिखने के लिए, या whatever he's publishing journals, he's publishing in the books, whatever it is, वो तो ये होता है हमारे पास आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद इन आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट को क्रिटिसाइज किया गया। देयर वाज अ कंप्लीट क्रिटिसिज्म ऑफ आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजी। क्यों किया क्रिटिसिज्म? ये एक सिंपल सा डेफिनेशन था कि आप अगर लोगों के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, आप लोगों के फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, आप अगर लोगों के अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, आप उनके कल्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप उनके लाइवलीहुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आप दूर से ही नहीं देख सकते। देखिए, यू हैव टू बी विद द पीपल, you have to learn from the people, you have to be in connection with the people। आपको खुद जाके वो फील्ड वहां से डेटा कलेक्ट करना है, खुद वहां से जाके आपको वो सामान क्या कहते हैं, जो हम डेटा जिसको हम बोल रहे हैं, वो डेटा खुद आपको वहां से निकालना है, वो डेटा आपको खुद वहां पे बैठ के अंडरस्टैंड करना है, तब जाके आप एक वेल जेन्युइन प्रोडक्ट सामने ला सकते हैं, और वेल एक इक्विप्ड जो आपका जो रिजल्ट होगा वो सामने आएगा। तो ये आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आप दूसरे से डेटा कलेक्ट करके फिर खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है।
सो ये था बहुत ही खतरनाक क्रिटिसिज्म इस आर्टिफिशियल एंथ्रोपोलॉजी का। और जो कि इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फील्ड वर्क का एक माइंडसेट बना, एक ट्रेडिशन बना कि यार नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो एक ऐसा ट्रेडिशन बना जो कि बना फिर फील्ड वर्क का ट्रेडिशन। ये कैसे बना, मैं आपको जब 21st सेंचुरी की भी हम बात करेंगे, या जब हम 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी की भी बात करेंगे, तो जब हमारे पास मेलिनोस्की आए, रेडक्लिफ ब्राउन आए, तो उन लोगों ने बहुत डिटेल के साथ हमें समझाया कि कैसे हमें फील्ड वर्क करनी चाहिए। तो पहले हमें इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड वर्क अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंस की बात यह है कि आप ऐसा समझ सकते हैं जिस तरह से बायोकेमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल्स का होना या साइंटिफिक नॉलेज का होना इंपॉर्टेंट है, या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल इसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड वर्क का होना भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल जिस तरीके से बाकी सब्जेक्ट, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स एक साइंटिफिक अप्रोच लेके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेकिन वहां पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, यहाँ पे हम लोगों को प्रेजेंट सिचुएशन में पढ़ रहे हैं। असल में मेरे बोलने का मकसद ये नहीं है कि हमें भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए लोगों के ऊपर, नहीं, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम बेसिकली लोगों के प्रॉपर एक वेल डिफाइंड डेटा को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये एंथ्रोपोलॉजी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, जैसे हम फॉर एग्जांपल किसी पॉलिसी ओरिएंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, हम ट्रेडिशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं, लाइवलीहुड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट को प्रॉपर वेल इक्विप्ड तरीके से वहां पे जाना चाहिए, एक मुअज़्ज़ज़ तरीके से सारा डेटा सामने लाना चाहिए, बिकॉज फील्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंथ्रोपोलॉजी। मैंने पहले भी बोला कि जिस हिसाब से एक्सपेरिमेंटेशंस या प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर दोज बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड zoology, द अदर सब्जेक्ट्स जो कि एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं या लैब इक्विपमेंट्स वगैरह उनमें होना चाहिए, इसी तरीके से डेटा को फील्ड वर्क के थ्रू कलेक्ट करना हमारे लिए एक सेलिंग पॉइंट है, हमारे लिए एक मेजर इक्विपमेंट है एंथ्रोपोलॉजी में। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एंथ्रोपोलॉजी में। आप कभी ऐसा भी कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी इज अ फील्ड साइंस, बिकॉज हम तब तक कोई भी बात नहीं कह सकते जब तक आप फील्ड में काम करने के लिए नहीं जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको हमेशा गांव में ही जाना है। यू कैन वर्क ऑन एनी प्लेस, एनीवेयर, एनी टाइम, कहीं पे भी आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एमएनसीज के ऊपर काम कर सकते हैं, आप अर्बन स्पेसेस में काम कर सकते हैं, आप मेट्रो स्टेशंस में काम कर सकते हैं, आप डेटा कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज मैंने पहले दिन मैंने अपनी एक आज तक मैंने जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है उसके हिसाब से मैंने एक सिंपल डिफिनेशन बताई थी आप लोगों को, जितना मैंने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है वो है कि वेयर देयर आर ह्यूमंस देयर इज एंथ्रोपोलॉजी। जहां पे आपको ह्यूमंस दिख रहे हैं वहां पे एंथ्रोपोलॉजी आप घुसा सकते हैं, वहां पे आप एंथ्रोपोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे आप एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ सकते हैं। बिकॉज ह्यूमंस आर एवरीवेयर, ईदर इट्स इन द पास्ट, इट्स इन द फ्यूचर, इट्स इन द आईएसएस, इट्स इन द space station, it's in the space, it's in the under the waters, it's on the land, anywhere। आप जंगल में जा सकते हैं, वहां पे भी एंथ्रोपोलॉजी कर सकते हैं। यू कैन गो एनीवेयर टू अंडरस्टैंड द एंथ्रोपोलॉजी। ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सो फील्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जैसे फॉर एग्जांपल क्लासरूम्स की आजकल हम फील्ड वर्क करते हैं, इवन कि आजकल एथनोग्राफी ऑफ द मेडिकल वार्ड्स किए जाते हैं, आजकल एथनोग्राफी ऑफ द एमएनसीज किए जाते हैं, आजकल बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी किया जाता है, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी किया जाता है, आजकल क्लास वर्क्स में देखा जा सकता है, स्कूलिंग देखी जा सकती है। तो यू कैन गो एनीवेयर, आप कहीं पे भी जा सकते हैं फील्ड वर्क को पढ़ने के लिए, फील्ड वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए, फील्ड वर्क से डेटा कलेक्ट करने के लिए। ये आप कहीं पे भी कहीं से भी जा सकते हैं। तो अब रही बात कि ये थी इंपॉर्टेंस फील्ड वर्क की, बिकॉज कोई भी चीज आप ऐसे ही सामने नहीं ला सकते हैं जब तक आप फील्ड वर्क करने के लिए कहीं जाओगे नहीं, जब तक आप वहां पे बैठोगे नहीं, वहां पे इंटरव्यूज नहीं करोगे, केस स्टडीज नहीं करोगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे, तो ये सारी चीजें तब जाके फिर आपको समझ आएंगे कि ये जो डेटा मेरे पास है, it's very unique, it's very important for me, it's important for the domain of the subject। ये एंथ्रोपोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंस बन जाती है इस फील्ड वर्क का। तो फिर क्या हुआ कि एक समय ऐसा हुआ आर्टिफिशियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बाद, फिर लोगों ने पूरा इस पे फोकस दिया कि एंथ्रोपोलॉजी शुड बी इन द फील्ड। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसी भी सूरत में फील्ड में होना ही चाहिए, फील्ड से डेटा कलेक्ट करना ही चाहिए, तब जाके फायदा हो सकता है इस एंथ्रोपोलॉजिकल वर्ल्ड में, एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर में आप बेनिफिट पहुंचा सकते हैं।
उसके बाद जब हम हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ फील्ड वर्क की मैं बात कर रहा हूँ। हिस्ट्री ऑफ फील्ड वर्क में आप अंडरस्टैंड ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले जब मैंने बोला कि एक ऐसा कंसेप्ट उठा, आहिस्ता-आहिस्ता एंथ्रोपोलॉजी लोगों ने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, तो पहले-पहले देखा गया कि हम यहाँ से जाके या वहाँ से लेके डेटा को कलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाके वहाँ डेटा को लाएँगे, वहाँ से जाके डेटा को लाएँगे। या एक इंसान से सुन के दूसरे इंसान से सुन के, बिकॉज़ उतना कम्युनिकेशन भी नहीं था, उतना ट्रैवलिंग मूवमेंट भी नहीं था, तो आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ, फिर एक ऐसा समय आया कि जब हमारे पास लोगों ने प्रॉपर वेल ट्रेन्ड एंथ्रोपोलॉजी इस्तेमाल की। तो एक ऐसा ट्रेडिशन बना जिसमें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट मेलिनोव्स्की ने एक सब्जेक्ट समझाया हमें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रेडक्लिफ ब्राउन की जब हम अंडमान आइलैंडर्स के ऊपर इसने काम किया था, तो वहाँ पे इसने देखा कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये कल्चरल होल कैसे बना था। दो इट वाज हिज मास्टर्स डिग्री जहाँ पे उसने डिसर्टेशन या वहाँ पे काम किया था, बट कहीं ना कहीं फिर वो रेडक्लिफ ब्राउन बने और उसने फिर एक ऐसी इंफॉर्मेशन सेट क्रिएट किया था इस तरीके से मेलिनोव्स्की ने, जो कि एक वेल ट्रेंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। वो भी वहाँ पे जाके ऑलमोस्ट उसने 31 मंथ्स के ऊपर उसने वहाँ पे फील्ड में बैठा था। 31 मंथ्स approximately 31, it can be called as 2.5 year और 3 years की हम बात कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसने 3 साल वहाँ पे बैठ के डेटा को कलेक्ट किया और वहाँ पे लोगों के साथ बैठ के सारी चीजें अंडरस्टैंड करके, तो इसने अपनी फिर एक वो बुक जो इसने एर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक जो 1922 में सामने आई, तो वो उसका असल में 2016 से लेके 2015, 16, 17, 18 में उसने फिर ये काम किया था, और उसके बाद 1922 में इसने फिर ये पब्लिश की एर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। और उसी टाइम भी उसने इतना फोकस किया कि यार एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बहुत समय के लिए टाइम देना चाहिए अपने आप को फील्ड में बैठने के लिए। एक ऐसा अप्रोच इसने क्रिएट किया कि लैंग्वेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एरिया में जा रहे हो, किसी फील्ड को पढ़ रहे हो, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट द लैंग्वेज। आप उसी लैंग्वेज में उनके साथ बात करना चाहिए, आपको उनके साथ बैठना। इसने दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर सामने रखे, एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और दूसरा लैंग्वेज। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो कि मैं अभी इसके बारे में बात करूंगा, पहले हम लैंग्वेज के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लैंग्वेज अगर हम बात करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जा रहा हूँ बील्स को पढ़ने के लिए या चूचूज को पढ़ने के लिए या किसी भी को दूसरे ट्राइब्स को पढ़ने के लिए या कहीं पे भी, या मैं फॉर एग्जांपल यूएस में जा रहा हूँ। अगर मैं यूएस में जा रहा हूँ और मुझे इंग्लिश करना नहीं आता है, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, तो इससे क्या होता है, इट मीन्स कि जब मैं इंग्लिश करना ही नहीं जानता हूँ तो मैं उनके साथ बात कैसे करूँ, मैं उनकी वो अंडरस्टैंड कैसे करूँ, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके बिहेवियर, वो सारी चीजें मैं अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाऊंगा। मैं उन सारी चीजों को समझ ही नहीं पाऊंगा। जब मैं वो सारी चीजें समझ ही नहीं पा रहा हूँ, जब मैं वो सारी चीजें अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब आपका वहां पे जाना आपको उतना फायदा नहीं दे रहा है जितना आपको मिलना चाहिए था, जितना आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए था, उतना आप नहीं खींच पा रहे हो, उतना आप नहीं वो डेटा कलेक्ट कर पा रहे हो। दो कि आप फील्ड वर्क करने के लिए वहां पे गए हैं, या आप फॉर एग्जांपल किसी ट्राइबल कम्युनिटी में गए हो, तो आपको ट्राइबल कम्युनिटी में ट्रांसलेटर लेना, या आप फिर ये एक क्या कहते हैं, एक गैप क्रिएट करता है जिससे आप वो सारी चीजें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, जो वो सारी चीजें आप गैप नहीं कर पा रहे, आप वो समझ नहीं पा रहे, या आप वो बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। हाँ, अगर मैं इसी मामले में जैसे फॉर एग्जांपल मैं कश्मीर का हूँ और मैं कश्मीरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं कश्मीर के किसी भी कम्युनिटी, किसी भी ट्राइब, किसी भी एरिया में जाके कश्मीरी लैंग्वेज में उनके साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। बिकॉज हर एक वर्ड का, हर एक सेंटेंस का एक अपना वैल्यू होता है, एक अपना वेट होता है। आपको किस हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर उर्दू में बोल रहा हूँ आप कैसे है, तो इस मीन्स इट्स ए फॉर्मल काइंड ऑफ थिंग, मैं आप कैसे हैं, तो ये उर्दू में बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसी को कश्मीरी में समझूं, तो देयर आर सर्टेन डिफरेंट एरियाज में आप किसी को पूछ रहे आप कैसे हैं, ये आप बीमार के बाद भी पूछ सकते हैं कि अभी खैरियत हुई है, अभी आप ठीक हो गए, या आप ऐसे कभी नॉर्मली एज एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन भी बता सकते हैं कि आप कैसे हैं, या आप ऐसे भी बता सकते हैं आप कैसे हैं। अगर मैं कश्मीरी की बात कर रहा हूँ कि आप यू आर नॉट लुकिंग गुड, यू आर नॉट ए गुड गाय, तो इस हिसाब से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो
every sentence is being used in a particular way. आप एक particular way में, एक particular tone में, एक particular behavior में पेश कर रहे हो, तो वो behavior को, वो tone को, वो understand करने के लिए you should know the language, you should know the base of that language. अगर आपको उस language का उस बेस पता नहीं आ रहा है, टोन समझ नहीं आ रहा है, बिहेवियर समझ नहीं आ रहा है, तो यू आर मिसिंग अ लॉट। आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, आप बहुत कुछ चीजें छोड़ रहे हो, बहुत सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही है। सो ये बताया था हमें ब्रेनिस्लाव मेलिनोव्स्की ने। इसने दो इंपॉर्टेंट चीजें समझाई थी, एक था लैंग्वेज और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन असल में हिस्सा है ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन मीन जब मैं दूर से ही किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, ये सारी चीजें मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। लेकिन अब जाके जब मैं ये अंडरस्टैंड करते करते बैठा हूँ इन्हीं लोगों के साथ, आई एम बीइंग ए पार्टिसिपेंट ऑफ द सोसाइटी, मैं लोगों के साथ ही बैठ रहा हूँ, मैं लोगों के साथ ही उनके साथ जो भी वो लाइवलीहुड कंडीशंस में घूम रहे हैं, वो हंटिंग के लिए जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। वो मतलब इट्स काइंड कि मैं भी एक हिस्सा हूँ इस सोसाइटी का। एक ऐसा व्यवहार आप में आना चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि आप भी इस सोसाइटी के एक पार्ट है, आप भी इस सोसाइटी के एक मेंबर है। और जब आप इस सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो इसीलिए एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस लगाना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो खुद काम किया था वो मैंने किया था फिशरमैन्स ऑफ कश्मीर के ऊपर। तो सबसे पहले जब मैं एक नॉर्मल कश्मीरी के हिसाब से उन लोगों को देखता था या उन लोगों को अंडरस्टैंड करता था, इट वाज काइंड ऑफ अ डिफरेंट अप्रोच। लेकिन वंस आई यूज्ड द एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस, जब मैंने एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस इस्तेमाल की, वो एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस मैंने क्या कहते हैं इस्तेमाल करने से मेरे मेरे जो अप्रोच थे वो डिफरेंट थे, मेरे जो अप्रोच थे वो टोटली डिफरेंट थे। हमारे अप्रोच ही चेंज हो गए, मेरे अप्रोच ही अंडरस्टैंड करने के लिए चेंज हो गए, बिकॉज अब जाके मैं एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के हिसाब से देख रहा था। आई वाज एबल टू सी सम डिफरेंट थिंग्स, आई वाज एबल टू सी सम डिफरेंट ऑप्शंस। तो ये होता है कि जब आप एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को एक नॉर्मल ह्यूमन या नॉर्मल क्या कहते हैं मैन की तरफ जब आप देखते हो कि या एक नॉर्मल इंसान की तरफ आप देखते हैं, लेकिन हमारे पास जो वो एक एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस लग जाता है वो पूरा डिफरेंट इसको क्रिएट करता है। और जब यही एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस लगा के आप फील्ड में उनके साथ जाओगे, उनके साथ फील्ड में बैठोगे, उनके साथ फील्ड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, तब जाके आपको ये समझ आएगा, तब जाके आपको एक ये पर्सपेक्टिव सामने आएगा कि यार यहाँ पे ये इनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, ये बहुत बड़ी टिपिकल सिचुएशन इनके साथ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। वंस आई वाज विद द फिशरमैन ऑफ द कश्मीर, इससे पहले मैंने सुना था कि वो लोग फिशिंग के लिए दूर चले जाते हैं, डल में जाए या वुलर में जाते हैं, तो बहुत ही डीप इन द लेक चले जाते हैं। सो मैंने ये देखा था कि हाँ वो बोल रहे थे कि बहुत फास्ट एयर्स होते हैं, विंड्स होते हैं, जिसकी वजह से जान पे बन जाती है। तो इसी तरीके से बिकॉज आई वाज अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर ऑफ द सोसाइटी, मैं बहुत 1-2 साल वहां पे रहा हूँ, पूरा 2 साल बैठ के आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ मैं भी आज उनके साथ चला जाता हूँ। सो आई वाज विद द कम्युनिटी। सो इट वाज दैट फीलिंग, जब मैं उनके साथ बैठा ना तो विंड्स आई एंड इट वाज कंप्लीट कि मुझे लग रहा है कि आई दिस इज द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ, आई एम गोइंग टू डाई। बिकॉज अब पानी में देख रहे हो पूरा लहरें आ रही है, आपके पास सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है, आपके पास नेविगेशन के लिए कुछ नहीं है, यू डोंट नो व्हाई टू मूव, बिकॉज पूरा का पूरा बारिश विंड्स वगैरह इसमें आप फंस जाते हो। सो इट वाज काइंड ऑफ एनवायरनमेंट कि वो आप बाहर सुन के लोगों से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद वहां पे उस फील्ड में उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। या इसी तरीके से जैसे हम देख रहे हैं कि स्टीरियोटाइपिंग की जाती है इन फिशिंग वुमेन्स के साथ, इन फिशरमेन्स के साथ, व्हेन दे आर सेलिंग द फिशेस इन आउटसाइड द क्या कहते हैं मार्केट, जब वो मार्केट में चले जाते हैं तो लोग इनके साथ व्यवहार अच्छे से नहीं करते हैं, लोग इनके साथ अच्छे बर्ताव के साथ पेश नहीं आते। तो सो आई डिसाइडेड टू बी एज अ वन फिश सेलर देयर। एक दिन मैंने एक एरिया में जाके फिश सेलर के हिसाब से अपने आप को पेश किया। सो इट वाज काइंड ऑफ ह्यूमिलेटिंग काइंड ऑफ एनवायरनमेंट फॉर मी। इतना आप लोग आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, लोग आपको गाली गलौज के साथ उठाते भी हैं, बिठाते भी हैं, आपको बैठने नहीं दे रहे हैं, आप दुकानदार आपको बैठने नहीं दे रहे हैं, जो सड़क जो राह चलते हैं वो भी आपके साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे, वो भी आपको कहीं ना कहीं डांट रहे। तो ये आप लोग को तब समझ आएगा, ये अंडरस्टैंड आप तब कर पाओगे जब आप खुद फील्ड में बैठेंगे, जब आप एज ए मेंबर, जब आप एज ए
एज अ कोर मेंबर ऑफ द सोसाइटी इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को किसी फील्ड के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए टू द डीप टू दोज कल्चरल ट्रेट्स कि उनका व्यवहार फिर ऐसे चेंज क्यों हुआ है, वो लोग ऐसे क्यों दिख रहे हैं, या वो सोशल हायरार्की में नीचे क्यों चले गए, क्या वजूहत ऐसे हैं कि वो सोशल हायरार्की में नीचे चले गए। ये सारी चीजें हम तब अंडरस्टैंड करते हैं, तब जाके सामने आते हैं जब हमारे पास एक पूरा वेल वर्स्ड व्यू पॉइंट आ रहा है। और वो व्यू पॉइंट हमें इंटरव्यू से आता है, वो व्यू पॉइंट हमारे पास केस स्टडीज से आता है, वो व्यू पॉइंट हमारे पास फोकस ग्रुप डिस्कशन से आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो व्यू पॉइंट हमारे पास पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से आता है। जब तक आप उस सोसाइटी के ट्रेड्स को, कॉम्प्लेक्सेस को, कल्चरल होल्स को डिटेल के साथ नहीं पढ़ेंगे, पूरा जम के नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपके पास इन्वायरमेंट में, तब तक आपके पास पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, तब तक आपके पास एक वो व्यू पॉइंट नहीं बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंस थी, ये हमें कंट्रीब्यूशंस थे हमारे रेडक्लिफ ब्राउन और मेलानोस्की के, जो आजकल भी क्लासिक लिटरेचर में पढ़े जाते हैं, जो आजकल भी बड़े ही क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के हिसाब से जाने जाते हैं, और बहुत ही इन लोगों का इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा जाता है। अब जाके इसी फील्ड वर्क को जब आप 21st सेंचुरी में देख रहे हैं, आजकल के फील्ड वर्क में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फील्ड वर्क ऑफ दोस क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड नाउअडेज, हम इस हिसाब को कैसे इसको आजकल अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, आजकल भी हम हमारे जो मैन वेपन्स हैं, मैन टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जिसमें हमारे पास फोकस ग्रुप डिस्कशंस हैं, हमारे पास इंटरव्यूज हैं, हमारे पास पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, ये आजकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बड़ा है, जो कि आजकल के फील्ड वर्क्स में इसको और ज्यादा डिटेल के साथ सामने लेके आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले किसी भी एरिया में जा रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई यूज स्केच टू क्रिएट दोज थिंग्स कि वो कैसे बना रहे हैं या कैसी चीजें बन रहे हैं। लेकिन आजकल मैं फोटोग्राफ्स इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं विजुअल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि एक बड़ा ब्रांच बनता जा रहा है एंथ्रोपोलॉजी का, विजुअली मैं आजकल चीजों को सामने ला रहा हूँ। आप एक विजुअल एथनोग्राफी पेश कर रहे हैं, आप पूरा डिटेल्ड से विजुअली किसी कल्चर को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, विजुअली आप किसी कल्चर को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, विजुअली आप फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं। हमारे पास फोटो एसेज आजकल पब्लिश किए जाते हैं, इवन की एथनोग्राफी फिल्म्स हमारे पास पेश किए जाते हैं। उससे हमारे पास जो ये फील्ड वर्क का जो कंसेप्ट था, ये और ब्रॉड हो गया। हमारे पास जो विविंग पॉइंट था, जो विविंग एंगल था किसी चीज को अंडरस्टैंड, इससे पहले हम थिक डिस्क्रिप्शंस लिखते थे। आजकल अगर उसी थिक डिस्क्रिप्शन में अगर हम फोटोग्राफ्स ऐड करते हैं, विजुअल एड ऐड करते हैं, तो उससे ज्यादा डिटेल के साथ हमारे पास इस सोसाइटी के मामले में, इस क्या कहते हैं, इस ग्रुप के बारे में, जो भी आप पढ़ रहे हैं, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन सामने आ जाती है। आप और डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये चीजें देख सकते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड आप देख सकते हो। इसी तरीके से अगर आप डेटा कलेक्शन की बात करते हैं, तो आजकल हम फील्ड वर्क में क्या कहते हैं कि आजकल आप ऑनलाइन क्वेश्चनियर्स भी भेज सकते हैं, तो आप एक ब्रॉडर व्यू पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी एक टॉपिक के ऊपर काम कर रहा हूँ और मुझे ऑल ओवर इंडिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स या पीएचडी होल्डर्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि कितना स्ट्रेस रहता है while being in the PhD and while doing your work, research work, तो उसके अंडरस्टैंड करने के लिए आई नीड अ लॉन्ग टाइम फ्रेम, आई नीड अ वास्ट वेरिएबल काइंड ऑफ थिंग। मेरे पास बहुत सारे क्वांटिटेटिव नंबर में लोग आएंगे, तो उनको गहन करना मेरे लिए एक एक तरीके से उनके पास जाना, फिर ये सब अंडरस्टैंड करना, मुझे लग रहा है कि बहुत डिटेल लगेगा या बहुत ही टफ हो जाएगा। सो इसके लिए आजकल हमारे पास ऑनलाइन क्वेश्चनियर्स भेजे जा सकते हैं। आप क्वेश्चनियर भेज रहे हो, वहां से आपको आंसर आ रहा है। एक सिंपल सा एक आप देखोगे ऑनलाइन गूगल फॉर्म जैसे हमारे पास आता है, गूगल फॉर्म में आप क्वेश्चन यहीं से डाल रहे हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, तो आपको वहां से डेटा कलेक्ट हो सकता है, आप वहां से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसमें हम एथिक्स को भी सामने देख रहे हैं कि देयर आर सर्टेन, दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव, दे आर नॉट सब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ देयर answerable। There are certain places जहाँ पे हम quantitative terms ना, they are not that much objective जितना हमें चाहिए, जितना वो लोगों को लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा बता सकते हैं कि मेरा डोमेन जो है वो बढ़ गया है, कहीं ना कहीं मेरे पास जो टेक्नोलॉजिकल पॉइंट्स आउट्स इसमें ऐड हो गए, उनसे मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई। या आजकल अगर आप देखोगे, देयर आर ऑनलाइन वीडियोस, जहाँ पे अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू करना चाहते हैं किसी के साथ, तो
आप वहाँ पे जा नहीं सकते हो, या आप वो आपके पास इंफॉर्मेशन सेट ऐसे डायरेक्टली इन फ्रंट नहीं देना चाहता है, वो ऑनलाइन देना चाहता है, वो हाइड रखना चाहता है खुद को, तो ऐसा भी कर सकते हैं। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि आजकल के फील्ड वर्क में ऐड हुए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विजुअल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेक्नोलॉजिकल, जो आजकल कंप्यूटर बेस्ड जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, या आजकल जो हमारे फील्ड वर्क्स में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एनालिसिस हम पूरा डिटेल के साथ कर रहे हैं, एनालाइज हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सेट इंक्रीज करती हैं, जितना कि हमारे पास बाकी सारे जो क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे या जो क्लासिकल अप्रोचेस हमारे थे वो डिफरेंट बनते हैं। अब जाके एथिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। एथिक्स देखिए, एक फील्ड में आप अपने आप को कैसे पेश कर रहे हैं, और फील्ड के चूंकि हमें फील्ड में रहना पड़ता है, हमें लोगों के साथ रहना पड़ता है, चाहे वो फीमेल्स हो चाहे वो मेल्स हो, तो हम लोगों को फील्ड में बैठने से देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनके ऊपर हमें बहुत ही फोकल रहना पड़ता है, बहुत ही होशियार रहना पड़ता है कि कहीं आपकी वजह से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, आप कहीं फील्ड में जाके इन लोगों को नुकसान तो नहीं कर रहे हो, कहीं में फील्ड में जाके आप लोगों का कंसेंट ले रहे हो कि नहीं रहे। सो देयर आर मेनी एथिक्स जो कि एज पर द फील्ड चेंज होते हैं। देखिए, हमने जब जितने भी बुक्स आज तक हमने इस एथिक्स के बारे में पढ़ी है, एवरीवन राइट्स इन ए डिफरेंट वे। अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू में हूँ और वहां पे जाके लड़ाई हो रही है फॉर एग्जांपल, सो कहीं ना कहीं पे आपको लगेगा कि नहीं, मेरे मुझे जाना चाहिए इस लड़ाई को खत्म करने के लिए, या मुझे उतरना चाहिए इस फील्ड में या मैदान में। तो लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि नहीं, मुझे इस लड़ाई में नहीं उतरना है, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी दैट मच इन्वॉल्वड इन द सोसाइटी, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो एथिक्स के कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए और हमें फॉलो भी करने चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं हम ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर को लेके कहीं ना कहीं हम कभी अपनी भावनाओं में बह के कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो वो पूरा एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू पॉइंट होता है, एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस होता है या एथिक्स होते हैं, वो आप ग्रहण नहीं करते। तो एथिक्स का इस्तेमाल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एथिक्स है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, चाहे आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं, चाहे आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी डेटा उसके साथ कर रहे हैं, देयर शुड बी ए कंसेंट। आप किसी भी सूरत में उससे कंसेंट ले रहे हैं। कंसेंट मीन्स आप उससे इजाजत ले रहे हैं। क्या मैं आपका इंटरव्यू लूँ? क्या आप इस समय पे अवेलेबल है? क्या आप इस समय पे मुझे इतना टाइम दे सकते हैं? क्या आपके लिए ये समय ठीक है? क्या मैं आपका फोटोग्राफ ले सकता हूँ? क्या मैं आप लोग का आपकी आवाज रिकॉर्ड कर सकता हूँ? बिकॉज कहीं ना कहीं आप उसको पर्सनल अटैक नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको उसके पर्सनल बीइंग को भी रेस्पेक्ट करनी है, आपको उसके व्यू पॉइंट्स को भी रेस्पेक्ट करनी है। क्या वो, अगर वो बेचारा हंटिंग के लिए जा रहा है और आप उसको लेके जा रहे हो, नहीं मुझे मेरे साथ पहले इंटरव्यू करो, तो ये एथिकली करेक्ट नहीं है। तो आपको एथिकली साउंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एथिकली साउंड होने का मकसद ये है कि आपको एथिक्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप प्रॉपर तरीके से सामने आ रहे हैं। एथिक्स का बेसिक रूल ये है कि आपकी वजह से फील्ड में किसी को भी कोई किस्म की या किसी भी तरह की तकलीफ उठानी ना पड़े, किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो उसके लिए एथिक्स को फॉलो किया जाता है। और इट्स देयर इन अवर नेचर, ये दिस शुड बी इन अवर नेचर। ये एथिक्स हमें फील्ड में नहीं, आउट ऑफ द फील्ड भी इस्तेमाल करनी चाहिए। जब आप पब्लिश कर रहे हैं, जब आप डेटा को सामने रख रहे हैं, जब आप डेटा को पेश कर रहे हैं, या जब आप डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी एथिक्स को आपको फॉलो अप करना चाहिए। और जब आपको फंडेड, कोई कभी कभार ऐसा होता है कि कोई कंपनी आपको फंड कर रही है कोई प्रोजेक्ट करने के लिए, तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, वो आपको बोल रहे नहीं, आप इस तरीके का रिजल्ट लिखो ताकि हमारी कंपनी को फायदा हो, बट इट्स नॉट दैट गुड। ये एथिकली आप साउंड नहीं कर रहे हैं। चाहे आपको फंडिंग एजेंसी कितना भी क्या कहते हैं फोर्स करे या क्या करे, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एथिक्स के आउट नहीं जा सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे लिए ये एथिक्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हमारे लिए एथिक्स को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एक एथिक्स है, एथिक्स ऑफ कंसेंट, जहां पे हमें किसी भी सूरत में इन लोगों से कंसेंट लेना चाहिए, किसी भी तरीके से। अगर आप उनका नाम ले रहे हो किसी भी तरीके से। उसके बाद होता है एथिक्स ऑफ पब्लिशिंग। पब्लिशिंग में जब आप इनका ला रहे हैं, अगर आपने पहले ही उनसे बोला है कि आप उनका नाम हाइड करके रख रहे हैं, आप उनका नाम सामने नहीं ला रहे हैं, या आप जो वो काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हैं, किसी एरिया में जा रहे हैं, और वो लोग इलीगल पोचिंग कर रहे हैं, एग्जाम्पल में दे, इलीगल पोचिंग फॉर एग्जाम्पल, वो लोग लेट्स कीप कि वो पीकॉक्स का पोचिंग कर रहे हैं जो कि इलीगल है उस एरिया में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब जाके उन लोगों की लाइफ डिपेंड करती है उन्हीं पीकॉक्स के ऊपर। अगर वो ये नहीं खाएंगे तो
वो मर जाएंगे, या अगर वो पेड़ नहीं काटेंगे तो वो मर जाएंगे, या उनकी लाइवलीहुड्स के ऊपर जब इनका योगदान आता है तो ये नहीं करना चाहिए। अब जाके आप उसी एरिया में फील्ड वर्क कर रहे हैं, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब चूंकि जब आपको पहले रैपो बिल्डिंग करनी है, आपको उनके साथ बैठना है, अब उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया। जब उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया और ट्रस्ट को मान के ही आपको बताया गया कि हम ये पेड़ भी काटते हैं, हम पीकॉक्स को भी मारते हैं, हम ये भी करते हैं, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये एथिक्स बनता है कि आप किसी का भी नाम सामने ना लाए, या किसी तरीके से भी ऐसा कुछ पब्लिश ना करें जिससे इन लोगों की लाइवलीहुड्स के ऊपर असर आ जाए, या इन लोगों के लाइफ्स के ऊपर असर आ जाए, या इन लोगों को सामने जाके आगे जाके फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए इसके मामले में आपको एथिकल कंसिडरेशंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको एथिक्स को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एथिकली साउंड रहो। उसके बाद होता है तीसरा कि आप फील्ड में जाके किसी को भी एक डिफरेंट अपने आप को ज्यादा डिटेल के साथ अपने आप को क्या कहते हैं, आप फील्ड में किसी को ह्यूमिलेट ना करें, या आप किसी को एक्सप्लोर ना करें, एक्सप्लॉइट ना करें। देखो बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब फील्ड वर्कर चले जाते हैं तो फिर वहां पे फीमेल्स को, या मेल जब फीमेल्स के यहाँ, फीमेल्स या मेल्स के यहाँ, तो एक्सप्लॉइटेशन देखनी पड़ रही है कि कहीं आप फील्ड वर्क में जाके लोगों को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप एथिकली साउंड नहीं है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स कि अपने आप को पेश कैसे करना है, अपने आप को फील्ड में कैसे रखना है, अपने आप को फील्ड में कैसे दिखाना है, अपने आप को फील्ड में इस हिसाब से कैसे रखना है कि एक तो आपका डेटा भी सामने आ जाए और एट द सेम टाइम आप लोगों को कोई भी नुकसान ना पहुंचा रहे हो, आप लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यू आर एथिकली साउंड। आप अपने फील्ड वर्क में प्रॉपर तरीके से एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि यार एथिक्स कैसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है डूइंग फील्ड वर्क। अब आप फील्ड वर्क करते कैसे हैं? देखिए, ये एक प्रोसेस है, ये एक समय है, एक ये एक कला है, ये एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। फील्ड वर्क करने के लिए देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस, देयर आर सर्टेन स्ट्रेटजीज, देयर आर सर्टेन थिंग्स यू नीड टू फॉर्मुलेट। हर एक चीज के मामले में अलग अलग करना, अलग अलग मामले क्या कहते हैं, सामान को क्रिएट करना या अलग अलग तरीके से पेश करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इग्नो के बच्चों की मैं ज्यादा जब बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, चाहे आप बैचलर्स कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, तो यहाँ आप आगे जाके इंशाल्लाह पीएचडी करेंगे। तो हमेशा आपको एंथ्रोपोलॉजी में एक वे आउट फॉलो अप करना पड़ता है, एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, ताकि आपका जो रिसर्च है वो सामने अच्छे से आ जाए, वो रिसर्च आपका सामने बहुत ही अच्छे और वेल इक्विप्ड तरीके से सामने आ जाए। तो सबसे पहले व्हाट इज फील्ड इन एंथ्रोपोलॉजी, ये हमने देखा कि एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड का नाम क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड होता क्या है। मैंने पहले भी बोला कि जब भी हम एंथ्रोपोलॉजी करते हैं तो ये फील्ड मीन जब आप उस एरिया में, उस जगह पे उन लोगों के पास जा रहे हो डेटा को कलेक्ट करने के लिए। आप ट्राइब्स के ऊपर कर रहे हो तो आप ट्राइबल एरियाज में जाके डेटा को कलेक्ट करेंगे। आप अर्बन स्पेसेस में पढ़ रहे हो तो आप वहां पे जाके डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। आप एमएनसीज में जा रहे हो तो वहां पे डेटा कलेक्ट, आप बस स्टैंड्स को पढ़, वहां पे जाके आप डेटा को कलेक्ट करो। तो फील्ड वर्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी कर रहे हो तो दैट मींस यू आर डूइंग फील्ड वर्क, आपने कहीं ना कहीं फील्ड वर्क की ही होगी। और ये इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर आप बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में देखोगे तो वहां पे भी हम फील्ड वर्क बहुत ही अच्छे से करते हैं, वहां पे लोगों के यहाँ पे डेटा कलेक्ट करते हैं, सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें क्रिएट की जाती है। देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन फॉर द फील्ड वर्क सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को कि मैं ये रिसर्च इस एरिया में करना चाहता हूं। सबसे पहले आपके मन में उठता है एक सवाल, सबसे पहले आपके मन में उठता है एक प्रॉब्लम, सबसे पहले आपके मन में उठता है एक क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन होता है कि यार मुझे इन लोगों को पढ़ना है, मुझे इन लोगों को अंडरस्टैंड करना है, मुझे इन लोगों को समझना है, मुझे इन लोगों को और डिटेल के साथ पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको किसी टॉपिक के ऊपर बात करनी है। जब आप किसी टॉपिक को पहले जनरलाइज कर रहे हैं,
जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मन में सवाल उठा कि आजकल ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है, आजकल हम जैम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेट मी हैव ए रिसर्च ऑन इट। या फॉर एग्जांपल देयर आर पीपल लिविंग ऑन द नियर बाय हिल, जो कि एक ट्राइब है, मैं इनके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट मी थिंक अबाउट देम कि वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, वो अपनी लाइफ कैसे गुजार रहे हैं, इनका लाइवलीहुड क्या है, इनका बिहेवियर क्या है, इनका कल्चर क्या है, इनके बिलीव्स क्या है, इनके रिचुअल्स क्या है। तो ये आपके मन में एक जनरल क्वेश्चन उठा, ये आपके मन में एक नॉर्मल क्वेश्चन उठा। और जब अब आपके पास क्वेश्चन उठा, अब जाके आपने इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को अभी पहले बैठ के एक रिसर्च डिजाइन में कन्वर्ट करना। फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च डिजाइन एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है, और ये पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह रहमान कल या आने वाले क्लास में। बिकॉज कहीं ना कहीं इग्नो के बच्चों में अपनी साइनॉप्सिस या अपने रिसर्च प्रपोजल बनाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि हमारा एक अलग क्लास हो रिगार्डिंग द साइनॉप्सिस एंड रिसर्च डिजाइन। हम रिसर्च डिजाइन और रिसर्च साइनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल को कैसे बनाएं, बिकॉज कहीं ना कहीं तब जाके आप अपने एरियाज में फील्ड वर्क करोगे, जब तक आपके पास एक पूरा व्यू पॉइंट ना बन जाए कि ये डेटा कैसे हमने देखना है, मुझे किस हिसाब से फील्ड में जाना है, मुझे किस हिसाब से अपने आप को ओरिएंट करना है, मुझे किस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है फील्ड वर्क के लिए। तो उसके लिए रिसर्च डिजाइन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐसे ही बताऊंगा कि रिसर्च डिजाइन होता क्या है। रिसर्च डिजाइन सिंपल से आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक फिल्म बनाई जाती है, तो एक मूवी अगर बनाई जाती है, सबसे पहले उसका एक प्रॉपर फ्रेम बनाया जाता है, एक स्क्रिप्ट बनाया जाता है कि इस स्क्रिप्ट के तहत ये फिल्म बनेगी और इस स्क्रिप्ट के तहत ये चलेगी। इसी तरीके से अगर हम कोई मकान बना रहे हैं और मकान बनाने के लिए आई नीड ए पर्टिकुलर स्पेस, आई नीड ए पर्टिकुलर डिजाइन जो मुझे इस स्पेस में फिल हो जाए, तो उसके लिए हम इंजीनियर्स को बुला के फिर एक डिजाइन क्रिएट करते हैं और उसी डिजाइन से हम रखते हैं कि बेडरूम कहाँ पे रखना है, वॉशरूम कहाँ पे रखना है, किचन कहाँ पे रखना है, ड्राइंग रूम कहाँ पे रखना है। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, पहले ही डिजाइन करते हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने एक टाइटल चूज किया, आपने एक टॉपिक चूज किया, और जब आपने टाइटल और टॉपिक चूज किया, अब जाके अब आप इस टॉपिक को, इस टाइटल को अपने मन में बिठा के एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर कि मुझे यहाँ पे इसके लिए मुझे सैंपल्स कितने चाहिए, इसके लिए मुझे लोग कितने चाहिए, इसके लिए मुझे कौन सा प्रॉपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे कौन सा टूल इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, मेरी मेथडोलॉजी क्या रहेगी, मैं डेटा कैसे कलेक्ट करूं, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। ये सारी चीजें आप पहले ही डिसाइड कर, क्योंकि पहले ही डिसाइड करने से आपको एक रास्ता बन जाता है, आपके लिए एक रास्ता खुल जाता है कि मुझे यार इस हिसाब से आगे जाना है, यहाँ पे मुझे ये चीज करनी है, यहाँ पे मुझे ये चीज करनी है, यहाँ पे मुझे ये चीज करनी है। सो फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च साइनॉप्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, या हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पहले ही एक रिसर्च डिजाइन क्रिएट करते हैं, एक रिसर्च प्रपोजल क्रिएट करते हैं, और रिसर्च प्रपोजल के दौरान आप पहले ही पूरा डिटेल के साथ, बट इट इज टेंटेटिव इन नेचर। टेंटेटिव मींस आप आगे जाके इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास एक रास्ता बन जाता है कि मुझे अपना फील्ड कैसे सेट करना है, मुझे अपनी रिसर्च कैसे सेट करनी है, मुझे कैसे अपने आप को फील्ड में लेके जाना है, मुझे कैसे अपने आप को फील्ड में डेटा कलेक्ट करना है, कौन से टूल्स में इस्तेमाल करूंगा, कौन सी टेक्निक्स में इस्तेमाल करूंगा, ये सारी चीजें आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो रिसर्च डिजाइन हमारे पास एक टेंटेटिव प्रोग्राम बना कि मैं फील्ड में कब जाऊंगा,
मैं फील्ड में कौन से टूल्स इस्तेमाल करूंगा, मैं सैंपल्स क्या रखूंगा, सैम्पलिंग टेक्निक कौन सा इस्तेमाल करूंगा, इंटरव्यूज करूंगा तो कितने इंटरव्यूज करने चाहिए मुझे, मैं फोकस ग्रुप डिस्कशन कहाँ पे करूंगा, मैं किस हिसाब से अपने आप को उस फील्ड में इन्वॉल्व करूंगा, मैं फील्ड में मुझे कौन कौन से फोकल पॉइंट्स रहने चाहिए, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। ऑब्जेक्टिव्स मींस आप बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड कैसे करोगे, आपका जो वो बड़ा क्वेश्चन है, जो मेजर टाइटल है, उसको आप छोटे छोटे क्वेश्चंस में डिवाइड करोगे जिनको हम ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, और वो मिनी क्वेश्चन जो होते हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, इन मिनी क्वेश्चंस को आप फुलफिल करने की कोशिश करोगे, तब जाके आप उस मेजर क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो। उसके बाद आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन के दौरान ही आप लिटरेचर रिव्यू करते हो। लिटरेचर रिव्यू, जिसको आप रिव्यू ऑफ द लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, किसी भी रिसर्च को करने से पहले, रिसर्च नाम ही हमें बता रहा है कि रिसर्च, आप और ढूंढ रहे हो, यू आर सर्चिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, मुझे पढ़ना क्या है, यू शुड लर्न कि इससे पहले क्या हुआ है, क्या किसी ने ऑलरेडी इसके ऊपर थोड़ा काम किया है, अगर ऑलरेडी किसी ने काम किया है तो कितना काम किया है, तो क्या उसमें कोई गैप है, जो मैं पढ़ने जा रहा हूं क्या उसने इससे कम पढ़ा है या उससे ज्यादा पढ़ा, अगर मैं उससे यहां तक पढ़ा है तो मैं इससे आगे पढ़ने की कोशिश करूंगा, या अगर इसके रिसर्च में मुझे लग रहा है कि ये वाला पोर्शन इसने टच किया है या ये वाली गैप इसमें है, तो मैं इसको ऐसे फुलफिल करने की कोशिश करूंगा, मैं इसको ऐसे ये फुलफिल करने की कोशिश करूं। सो अब जाके हमारे पास लिटरेचर रिव्यू का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर रिव्यू में आप देखोगे कि इस तरह का क्या कोई काम हुआ है, जैसे मैं देख रहा हूं अभी, आई एम गोइंग फॉर एथनोग्राफी ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, क्या किसी ने ऑलरेडी इस ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर काम किया है, अगर किया है तो उसने कौन से वाले पोर्शंस को टच किया है, उसने किस हिसाब से इसके बारे में बात की है, तो आप हमेशा, यू विल ऑलवेज फाइंड सम काइंड ऑफ रिसर्च रिलेटेड टू योर रिसर्च। अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो कहीं दूसरी जगह पे हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे यू विल फाइंड कि लिटरेचर रिव्यू आपकी इस कंसेप्ट के मामले में, इन ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड में अवेलेबल होगा ही होगा। तो अब आपके पास लिटरेचर भी आपने पढ़ा है, पहले आपने क्लासिकल अप्रोच भी देखा है, आपने थ्योरेटिकल फाउंडेशंस भी गेन की है, आपने अपना सैम्पलिंग सेट किया, आपने रिसर्च डिजाइन सेट किया, आपने अपने आप को पूरा वेल इक्विप किया रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टाइटल, आपने अपने आप को वेल वर्स किया रिगार्डिंग दैट टॉपिक या रिगार्डिंग दैट टाइटल। अब आपके पास पुरानी इंफॉर्मेशन भी है, अब आपके पास सारी डिटेल है कि क्या रिसर्च हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किस हिसाब से इसने किया है, कौन से पोर्शन के ऊपर मुझे ज्यादा काम करना है, कौन से पोर्शन के ऊपर मुझे ज्यादा फोकस करना है, किस हिसाब से मुझे इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। तो ये सारी चीजें आपने अंडरस्टैंड की, ये सारी चीजें आपने गेन करने की कोशिश की बाय यूजिंग द लिटरेचर रिव्यू, बाय यूजिंग द रिसर्च डिजाइन। ये आपने रिसर्च डिजाइन और इस लिटरेचर रिव्यू के मदद से आपके पास सारा डिटेल आ गया, आपके पास सारा इंफॉर्मेशन आ गया। सो अब जाके, वंस यू गेट दैट, अब जाके आपको देखना है कि मैं फील्ड में कैसे जाऊं, अब जाके आपको देखना है कि मैं फील्ड में कैसे चला जाऊं। सो अब आप स्टार्ट कर रहे हो कि मैं फील्ड की तरफ घूमने की कोशिश कर रहा हूं। सो नाउ कम्स द एसेंस ऑफ द फील्ड वर्क, और फील्ड वर्क का एसेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब जाके सबसे पहले जो कि हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रेपो बिल्डिंग। और ये रेपो बिल्डिंग होता क्या है? रेपो बिल्डिंग मींस जब आप किसी एरिया में जा रहे हैं, किसी फील्ड वर्क या फील्ड एरिया में जा रहे हैं, अब आपको उन लोगों के साथ रहना है, चाहे आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के लिए जा रहे हैं, चाहे आप ओनली इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे आप केस स्टडीज के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए भी आप जा रहे हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे का आपस में ट्रस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट है ही नहीं, अगर वो आपको जानते ही नहीं है, तो आपको वो जवाब दे ही क्यों, आपको वो अपनी इंफॉर्मेशन बताएंगे क्यों, आपको वो अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे ही क्यों, आपको वो अपने साथ बैठने देंगे ही क्यों। सो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए रैपो बिल्डिंग।
उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ट्रस्ट बिल्डिंग। उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, लोग मेरे ऊपर एक 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 ट्रस्ट बिल्ड करें कि तब जाके वो मुझे बताएंगे कि यार ऐसा है। मैं अपनी इंफॉर्मेशन, अपना जब पर्सनल एक्सपीरियंस गेन करता हूँ, जो कि मैंने अपने ही एरियाज में काम किया था, अपने ही फील्ड्स में काम किया था, उन दिनों आई वाज यंग बिल्डिंग बडिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो मेरा ये मानना था कि मैं अपने ही एरिया में काम कर रहा हूँ, सो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रिपो बिल्डिंग में, बिकॉज इट्स अ लोकल पार्ट ऑफ माय हैबिचुअल एरिया, नजदीक में ही रहते हैं, जस्ट 5-6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय होम टाउन। तो उससे मैं, बिकॉज पीपल somehow they will know me, या मुझे पहले से ही जानते थे कुछ लोग वहां पे, so it will be easy for me to go into the field and understand the thing. So मैं जब पहले दिन गया तो it was complete blank for me, because कहीं ना कहीं लोग मुझे नॉर्मल एक कश्मीरी के हिसाब से देखते थे, so I was not able to start talk, I was not able to initiate my research process, मैं नहीं कर पा रहा था। So it took me almost, I think, 1.5 month टू टेल द पीपल कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ। तो तब जाके लोगों ने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि अच्छा ये यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आया है। तब जाके लोग मुझे देख के चौंकते नहीं थे, तब जाके लोग मेरा कैमरा देख के, मेरा हाथ में पेन देख के, या मेरा वहां पे रूटीन में देखने से उन लोगों को फिर प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन पहले पहले दे वर नॉट एबल टू ट्रस्ट मी, ये यहाँ पे क्यों आता है, ये यहाँ पे क्यों नहीं आता है, व्हाट इज द रीजन ही इज हियर, वजह क्या है ये पर डे यहाँ पे आता है, क्या कुछ ऐसा वैसा तो नहीं चल रहा है, क्या मसला चल रहा है। सो यू नीड दैट टाइम, यू नीड दैट स्पेस, जब आप लोगों के साथ अपने आप को अटैच कर रहे हो, जब आप लोगों के साथ अपने आप को जोड़ रहे हो। और इस दौरान, इस टाइम फ्रेम को रेपो बिल्डिंग बोलते हैं। और ये रेपो बिल्डिंग जितना अच्छा होगा, ये रेपो बिल्डिंग जितना कंप्लीट बॉन्डेड होगा, उतना आप ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, उतना आप ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, उतना आप अच्छे से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सो हमेशा याद रखने की जरूरत है कि रेपो बिल्डिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेपो अच्छे से बिल्ड करें, लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल जाए, लोगों का ट्रस्ट अपने ऊपर गेन करें, अपना ट्रस्ट गेन करें, लोग आपके ऊपर भरोसा करने चाहिए, तब जाके वो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, तब जाके आप वो इन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, तब जाके आप डेटा को प्रॉपर हिसाब से निकाल सकते हैं, तब जाके आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन आएगी, तब जाके आपके पास वेल वर्स्ड इंफॉर्मेशन आएगी। तो हमारा रेपो बिल्डिंग हुआ प्रॉपर तरीके से, उसके बाद अब आप डेटा कलेक्ट करने की स्टार्ट करोगे। नाउ यू विल कम इनटू कलेक्टिंग द डेटा। अब आप कितने समय के लिए वहां पे है, चाहे 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, वट एवर टाइम यू आर देयर, नाउ यू आर फुल्ली वर्स्ड टू द सोसाइटी। और यही रेपो बिल्डिंग आपको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को और अच्छे से करने में हेल्प करेगा। जैसे मैं अपने एग्जांपल इसलिए देता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले कि कैसे होता है। उसके बाद जब मेरा रेपो बिल्डिंग हुआ था, देन आई वाज अडॉप्टेड बाय अ फैमिली। मुझे वहां पे एक घर ने अडॉप्ट किया था कि आप यहाँ पे बैठो हमारे पास। सो दे आर लाइक माय सेकंड फैमिली नाउ, they are kind of a second family nowadays. I visit there. It's an ethical consideration regarding for me to be there with the people, उनके साथ बैठना, उनके साथ रहना, एज अ फैमिली, एज अ घर। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की है उन लोगों के मदद से, बिकॉज आई वाज गेटिंग द डेटा आउट ऑफ द पीपल, तो मैं उनको कहाँ तक मदद कर सकता हूँ, तो आई कांट फॉरगेट देम, मैं उनको भूल नहीं जा सकता, बिकॉज वो एक मेरी दूसरी फैमिली बनी है। दैट्स अ सेकंड होम फॉर मी नाउ, बिकॉज कहीं ना कहीं आई वॉज देयर फॉर कपल ऑफ ईयर्स, 2-4 साल 5 साल में वहां पे रहा हूँ। तो ये आपको आपको एक, जब आप पूरा एक वेल वर्स्ड डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तब जाके आपको एक अच्छा बिल्ड बनता है, एक रेपो भी अच्छा बनता है, तब जाके आप अच्छा डेटा भी सामने ला सकते हैं। सो अब जब आपने रेपो बिल्डिंग की, अब आप डेटा कलेक्शन के ऊपर चले जा रहे हैं। डेटा कलेक्शन के मल्टीपल तरीके हैं। आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप इंटरव्यूज कर रहे हैं, आप इन डेप्थ इंटरव्यूज कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं केस स्टडीज कर रहे हैं, आप
फोकस ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हैं, आप नॉर्मल कन्वर्सेशंस कर रहे हैं, तो हर स्तर में हर बार आप कहीं ना कहीं डेटा को इंजॉय कर रहे हैं, डेटा को गेन कर रहे हैं। साथ साथ में आप जा रहे हो, देख रहे हो कि शादी कैसे कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, ये सब कैसे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही शुड हैव दैट हंगर इनसाइड, हर एक चीज के बारे में पूछना, हर एक चीज के बारे में अंडरस्टैंड करना, हर एक चीज के बारे में। जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, पापा उसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जब फील्ड में अच्छे से रेपो बिल्डेड है, तो आपको भी चाहिए कि आप अच्छे से हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से देखें। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसा माइंडसेट होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं पानी इस गिलास में पी रहा हूं, तो इस गिलास में पानी पीने के बैकग्राउंड में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा स्टोरी होगा, कुछ बिलीफ होगा, कुछ रिचुअल होगा, कुछ ना कुछ बिहेवियर इसके साथ अटैच होगा कि ये शीशे के गिलास में ही पानी पीते हैं, ये किसी दूसरे गिलास में क्यों नहीं पीते। तो ये हर चीज को सवाल पूछना, हर चीज के प्रति सवाल पूछना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बिकॉज इससे आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सामने आएगी, इससे आपको बुनियादी इंफॉर्मेशन सामने आएगी। उसके बाद रहता है तीसरा, मेंटेनिंग द फील्ड डायरी। फील्ड डायरी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फील्ड डायरी होती है, फील्ड डायरी इज कि आपने आज पूरा दिन क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, क्या बात की, कैसे बात की, कैसे किया, क्या किया, ये शाम के समय पे आप लिख रहे हैं, या जब भी आपको टाइम मिल रहा है तो आप लिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मैंने कुछ आजकल के जो कंटेम्प्रेरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो फील्ड डायरी के बदले क्या करते हैं, दे मेक अ रिपोजिटरी ऑफ द वॉइस रिकॉर्डिंग्स, जहाँ पे वो शाम के समय पे एक क्या कहते हैं, पूरा डिटेल के साथ अपने ही आवाज को रिकॉर्ड करते हैं कि आज मैं यहाँ गया, वहां गया, यहाँ गया, उसके बाद ये देखा, ये ऑब्जर्व किया, ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ हुआ, लोगों ने ऐसे मुझे देखा। इससे क्या होता है कि जब आप अपनी इस डेटा को लास्ट में फाइनलाइज करने के लिए, लास्ट में आप लोगों को इसको एनालाइज करना है, तो ये फील्ड डायरी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में आती है। ये आपको उस टाइम सारे डेटा को आप एनालाइज कर सकते हैं, और आपका एक सारा व्यू पॉइंट, आपका सारा एक्सपीरियंस इस फील्ड डायरी में आप देख सकते हैं। सारा का सारा सिस्टम आपके सामने रहता है। और ये एक मेरे हिसाब से मेरे लिए एक वो, जब भी मैं अपनी फील्ड डायरी देखता हूँ, तो मैं जब भी वो एक पेज, जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन का मैंने पेज निकाला, तो मुझे बराबर वो दिन और वो चीजें याद आती है, जैसे मैं उस दिन यहाँ पे था, ऐसा कर रहा था, ऐसा कर रहा था। इट वाज काइंड ऑफ अ फोटोजेनिक मेमोरी जो मेरे पास सामने रिक्रिएट होती है व्हाइल सीइंग द फील्ड। बट दैट्स द सम डिफरेंट मीनिंग ऑफ दैट फील्ड डायरी। बट फिलहाल एज पर द डेटा इज रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए डायरी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स काइंड ऑफ रिपोजिटरी, जिसमें आप पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रखते हैं पढ़ने के लिए, फिर लास्ट में एनालाइज या एनालिसिस करने के लिए, उसके लिए फील्ड डायरी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रही बात फील्ड गैजेट्स की, और फील्ड गैजेट्स में हमारे पास आजकल कैमरास आते हैं, हमारे पास टैब्स आते हैं, हमारे पास मैप्स आते हैं, हमारे पास पेन वगैरह, बहुत सारी फील्ड गैजेट्स आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, रिकॉर्डर्स इस्तेमाल करते हैं, वीडियोग्राफी इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो ऑलरेडी नॉलेज होती है वो उसको इन्हांस करते हैं, इसको और ज़्यादा अच्छे से पेश कर सकते हैं हम, और ज़्यादा अच्छे से उसको सामने रख सकते हैं, और ज़्यादा अच्छे से हम क्या कहते हैं, वी कैन यूज दैट इन आवर पब्लिशिंग या बुक्स में। वो सारी चीज़ें हम या इस कल्चर को हम ज़्यादा अच्छे से सेव कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से, बिकॉज देयर आर सर्टेन कल्चर्स इन द वर्ल्ड जो कि अभी डाइंग स्टेज पे है, खत्म होने की कगार पे पहुंच गए हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए कहीं ना कहीं, वी नीड दैट स्पेस जहाँ पे हम इनको सेव करके रखें, इस ट्रेडिशन को, इस लैंग्वेज को, इस कल्चर को, इस चीज़ को हम सेव करके रखें। तो उसके लिए आजकल हम इथनोग्राफिक मूवीज बनाते हैं, इसके लिए हमारे पास फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, उसके लिए हमारे पास उनके जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेव किए जाते हैं, लैंग्वेज सेव की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। वंस यू आर डन विद द डेटा, यू आर डन विद द एनालिसिस एंड वगैरह, अब सॉरी, यू आर डन विद द डेटा, देन आफ्टर द फील्ड वर्क, अब आप इस चीज को सारे को कंपाइल करते हैं। जो भी डेटा आपने कलेक्ट किए हैं, जितने भी इंटरव्यूज आपने कलेक्ट किए हैं, जितने भी केस स्टडीज, फोकस ग्रुप डिस्कशन, जो भी डेटा, चाहे वो सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा, जितना भी डेटा अब आपके पास है वो सामने आया है, अब उसको आप कंपाइल कर रहे हैं, आप उसको बांध रहे हैं, आप उसको कंपाइल में लेके आते हैं, और तब जाके आप इसको एनालिसिस पे लेके जाते हैं। अगर आप क्वांटिटेटिव डेटा है तो एसपीएसएस पे चले जाएंगे,
इसकी तरीके से हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा को हम थीमेटिक एनालिसिस करते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी वगैरह वो सारी चीज़ें, या हम इसी तरीके से देयर आर सर्टेन थिंग्स जिससे हम थ्योरेटिकल डेटा को भी एनालाइज करते हैं, या क्वांटिटेटिव डेटा को एक्सेल एसपीएसएस वगैरह वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करके एनालिसिस करते ही हमारे पास अब एक पूरा सेट होता है, वो भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक टर्म्स में, एक प्रॉपर स्ट्रेटिफाइड हिसाब से हमारे पास डेटा सामने है, और फिर इसको रिपोर्ट राइटिंग में लिया जाता है। चाहे आप अपनी प्रोजेक्ट लिख रहे हो, चाहे आप डिसर्टेशन लिख रहे हो, चाहे बुक लिख रहे हो, चाहे आप आर्टिकल लिख रहे हो, तो अब आप ये रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो, ये पूरा रिपोर्ट अब आप सामने रख रहे हो, इसको पब्लिश करने के लिए रेडी कर रहे हो, इसको पब्लिश करने के लिए क्या कहते हैं तैयार कर रहे हो, या इसको सबमिट करने के लिए आप लिख रहे हो, देन यू राइट द रिपोर्ट। उसके बाद ये फाइनल रिपोर्ट लिखा जाता है। सो इससे क्या हुआ, हमारी जो रिसर्च स्टार्ट हुई थी जस्ट फ्रॉम द फील्ड कि हमें क्या चाहिए, कि एक पहले हम आइडिया क्रिएट करते हैं कि यार इस पे मुझे काम करना था, फिर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, फिर वहाँ पे जाके फील्ड में आप रेपो बिल्ड कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं डेटा कलेक्ट होता है, और फिर वो डायरी क्रिएट होती है, आप गैजेट्स फील कर रहे हो, उसके बाद वही डेटा को आप कंपाइल कर रहे हो, उसी डेटा को फिर आप एनालाइज करते हो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू, एसपीएसएस हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, उसके बाद एनालिसिस के बाद आप फिर उसको राइटिंग स्टेज में लेके आते हो, देन यू राइट द रिपोर्ट राइटिंग, एंड दैट कंक्लूड्स अस विद द रिपोर्ट राइटिंग। और इस दौरान हमारे पास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिसमें हमारे फील्ड वर्क डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह रहमान मैं कोशिश करूंगा आपको आने वाले क्लास में पढ़ाने के लिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। मैं आप सभी लोगों का आज के क्लास में आने के लिए धन्यवाद कहता हूँ, शुक्रिया, थैंक यू।